वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं तो पागल था इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने मैं आया था शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। नमस्कार मित्र, मैं आज जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वो अत्यंत दुखद घटना है। इस घटना ने हमसे हमारा एक भाई हमसे छीन लिया। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का चमकता शहर गुरुग्राम की। जी नाम पे आप मत जाएं, कभी इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था और इस गुड़गांव ने या गुरुग्राम ने झारखंड के एक जुआ जो अपने परिस्थितियों के विवश होकर के अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए उस चमकते शहर में गया था, आज उस शहर ने उसकी जान ले ली। और उसकी गलती इतनी थी सिर्फ कि उसने अपने किए हुए कार्य का मेहनतनामा मांगा था। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के गिरिडीह के जमुआ थाना अंतर्गत कारी चट्टान बलगो के उमेश राम का। टहल राम का पुत्र उमेश राम अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को छोड़ करके हरियाणा का शहर गुरुग्राम इसलिए गया था कि वहां जाकर के वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाई कर पाएगा, उसका जीविकोपार्जन कर पाएगा और उसका एक सुखद भविष्य गढ़ने के स्वप्न के साथ वो गुरुग्राम गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो शहर उसकी जान ही ले लेगा, वो शहर छीन लेगा छांव उन 3 बच्चों का, ये शहर छीन लेगा आंचल उस संगीता का जो अपनी पति की याद में बेहाल है, बेखुद है, परेशान है। घटना बीते 9 फरवरी की है मित्र। बीते 9 फरवरी को उमेश को इसलिए धक्का देकर के मार दिया गया ऊपर के तल्ले से गिरा करके क्योंकि उसने अपने मालिक अभिषेक शर्मा से अपने 2 महीने के वेतन की मांग कर दी थी। दरअसल उमेश एक पेइंग गेस्ट टाइप के मकान में, जो अभिषेक शर्मा नामक किसी व्यक्ति का पेइंग गेस्ट मकान है। अभिषेक शर्मा बताया जाता है कि किसी पुलिसकर्मी का बेटा है और अभिषेक शर्मा के मकान में गुरुग्राम के फेज 4 में उसका मकान है जो पेइंग गेस्ट के रूप में चलाता है और उस पेइंग गेस्ट का केयर टेकर के रूप में उमेश वहां छोटी तनख्वाह में काम कर रहा था। उमेश की गलती ये थी कि विगत 2 माह से उसे उसका वेतन नहीं दिया जा रहा था और वो परेशान था। चूंकि आप जानते हैं जब आप बाहर में कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो जब आपको वेतन 1-2 माह ना मिले तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। आपको राशन वाले तगादा करेंगे, आपको दूध वाले तगादा करेंगे, आपको मकान मालिक तगादा करेगा जिसके मकान में आप किराए पे होंगे। तो कितनी विषम परिस्थिति वो हो सकती है, कोई बाहर रहने वाला व्यक्ति, कोई बाहर रहने वाला जुआ ही इसको समझ सकता है। उसने वेतन की लगातार मांग करी अभिषेक शर्मा से, लेकिन उन्होंने वेतन उसको उमेश को दिया नहीं और अंततः उमेश किसी दूसरे कार्य की तलाश में, किसी दूसरे काम की तलाश में वो नौकरी छोड़ करके अपने भाई के पास चला आता है। उमेश का भाई भूदेव भी उसी शहर में, उसी गुरुग्राम में सेक्टर 43 में रहता है और जब उसका भाई उमेश वहां पहुंचता है तो भूदेव कहता है कि ठीक है, तुमने अच्छा किया छोड़ दिया, जब तुम्हें वेतन ही नहीं मिल रहा है तो वहां रहने से क्या फायदा। मैं बता दूं कि भूदेव भी एक केयर टेकर का ही नौकरी वहां पे करता है
क्योंकि हम झारखंड बिहार के लोगों को अगर कोई हुनर ना हो तो इसी तरह की छोटी नौकरियां मिलती है, मजदूरी वाली नौकरियां मिलती है वहां पे। तो वो रहने लगा अपने भाई के पास, लेकिन एक दिन ही बीता था। बीते 5 फरवरी को वो अपने भाई के पास आया था और 6 फरवरी को शाम को अभिषेक शर्मा का फोन उमेश को आता है और अभिषेक शर्मा कहते हैं कि भाई तुम कहाँ गए हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा बकाया वेतन भी दूंगा और तुम मेरे यहाँ काम संभालो, तुम मेरे यहाँ काम करो। एक तो वेतन की जरूरत थी उमेश को और दूसरे काम की भी जरूरत थी। भूदेव को मना करने के बावजूद उमेश अपने पुराने मालिक के पास चला आता है, इस आशा में कि हमें बकाया वेतन भी मिल जाएगा और हमारी नौकरी फिर बरकरार ही रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि होनी को कुछ और होना था। अभिषेक पूरे गुस्से में था। वो गुस्से में इसलिए था कि उमेश ने नौकरी क्यों छोड़ दिया। उमेश जब अभिषेक के पास आता है तो अभिषेक उसको बुरी तरह से पीटता है, अपनी चरबहिया वाहन में बैठा करके बंद करके उसको बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और साथ ही धमकी भी दी जाती है कि इस बात को तुम कहीं कहोगे नहीं, अगर तुमने इस बात को कहीं कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे अन्य लोगों की भी जान ले लूंगा। उमेश डर जाता है। उमेश को अब अपना वेतन याद नहीं रहता। उमेश खौफ में हो जाता है। लेकिन खौफ में रहने के बावजूद उमेश इन सारी बातों को अपने भाई भूदेव को 7 तारीख को फोन करके साझा करता है कि हमें इस तरह से पीटा गया और हमें जान से मारने की धमकी भी दी गई। भूदेव फिर दोहराता है कि तुम चले आओ, तुम छोड़ दो वो काम, तुम आओ मेरे पास। जो व्यक्ति तुम्हें इस तरह से पीट सकता है वो तुम्हें फिर वेतन देगा, तुम कैसे सोचते हो। लेकिन उमेश समझाता है अपने भाई को कि नहीं, उसने वेतन देने की बात कही है और साथ में रखने की भी बात कही है, इसलिए छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, काम तो कहीं करना ही होगा। कितनी मजबूरी होती है बाहर में, मैं आपको ये बता रहा हूं कि काम तो करना ही होगा ना। और ये व्यक्ति तो बहुत खतरनाक है, ये व्यक्ति बहुत दबंग है, पता नहीं आगे क्या करेगा, इसलिए मैं तुमसे बार बार बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम मेरा हाल चाल लेते रहना। उमेश को यह शक होता है कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो अपने भाई को कहता है कि तुम मेरा हाल चाल लेते रहना, लेकिन मैं छोड़ करके यहां से नहीं आ रहा हूं क्योंकि ये मुझे मार देगा। भूदेव मन महसूस करके रह जाता है। उसने सोचता है कि चलो ठीक हो गया होगा सब कुछ। लेकिन 2 दिन के बाद चितलाल नामक एक व्यक्ति जो उमेश के साथ ही काम करता था उसी पेइंग गेस्ट में, चितलाल भूदेव को फोन करता है कि अभिषेक ने पेइंग गेस्ट के ऊपर के तल्ले से उमेश को धक्का देकर के गिरा दिया है और उमेश की मौत हो गई है, उमेश की हत्या हो गई है। भूदेव परेशान हो जाता है। वो अपने कुछ जानने वाले लोगों को जुटा करके किसी तरह से वहां आता है। तब तक उमेश का शव किसी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है और जो उसका हत्यारा, कथित हत्यारा था अभिषेक, जिसपे हत्या का शक है, वो फरार हो जाता है। भूदेव अपने लोगों को लेकर के फिर जाता है, एफआईआर दर्ज करता है गुरुग्राम के स्थानीय थाने पे। कई पदाधिकारियों को लिखता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखता है, हाई कोर्ट के जज को लिखता है, डीसीपी को लिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हत्या हुए 9 तारीख को हत्या होती है, 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक अभिषेक की गिरफ्तारी गुरुग्राम पुलिस नहीं की है। गुरुग्राम पुलिस के पदाधिकारियों का यह कहना है कि साक्ष्य मिलते ही हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, 302 का मुकदमा लग गया है, लेकिन आप उनके तर्कों को समझें। गुरुग्राम पुलिस ये कहती है कि जैसे ही साक्ष्य मिलेगा हमें, हम अभिषेक को अरेस्ट कर लेंगे। पता था कि वो सीन ऑफ क्राइम जरूरी था। वो हम कर चुके पहले दिन, तो वही मैंने लेकिन एक्चुअली क्या है वकील साहब, क्या था उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं था। एफआईआर दर्ज कल हुआ है और ये इंसिडेंट परसों का है, 9 तारीख का।
तो 9 तारीख को हम गए थे मौके पे, जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत वहाँ पहुँचे। हमने सीन ऑफ क्राइम टीम, जो हमारी फॉरेंसिक टीम होती है, जो सब इसको डीपली चेक करती है, वो हमारी वहाँ मौके पे गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर मौके पे गए, हम थे वहाँ पे, हमारी पूरी टीम थी। तो हमने वहाँ पे पूरा उसको पूरा एक रिपोर्ट सवेरे जैसे मैंने बोला ना कि सबसे पहले जो है वहाँ का सारा जो पीजी था। हाँ, तो ये सारे हैं ही, जानते हैं, ये हम सब कर चुके हैं। देखिए ये बहुत जरूरी था, ये तो है ही, पहला काम ये था। तो अब जो प्रोसेस है शुरू हुआ है, ठीक है, इसको चलने दीजिए। एक अच्छी धाराओं, बहुत इससे बढ़िया धाराएं हम नहीं लगा सकते थे, उसमें FIR दर्ज हो गई है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जैसे एविडेंस आएगी अगला कार्रवाई होगी। ये तरीका ही है वकील साहब, या बताइए। अब ये वकील कोर्ट में बैठते हैं, बिना एविडेंस के किसी को पकड़ नहीं पकड़ सकते हैं। तभी मैंने बोला कि वहाँ इसलिए हर चीज कितने दिन में अरेस्ट हो जाएगा सर। देखिए जैसे ही हमारे पास एविडेंस आ जाएगी, कोई दूर नहीं है, हम हाले को कैसे जाए ढूंढ के लाएं, कहीं से भी लाएं, वो हमारा काम है, ठीक है। वो हमारे तरीके हैं, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम कैसे पकड़ेंगे उसको, क्यों, मतलब वो हमारे सोर्स है, ठीक है। हमारे पास जब एविडेंस आ जाएगा फाइल पे, हम नेक्स्ट डे कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये आप यकीन रखिए, ठीक है। एविडेंस आएगा कब तक करिए सर अभी तो आज तो हमने पोस्टमार्टम का, हमें कुछ करने तो दीजिए, हम आपके साथ ही तो है, हम कहीं गए तो नहीं अभी ना। एक दो सबूत हमें सारे फोन वोन की सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी बोल रहे हैं हमारे पास। एक वो रिकॉर्डिंग वाला किसके पास है, वो हमें दे दीजिए यार। कहाँ पे इनके पास? हाँ, वो मुझे ना एक सर के फॉरवर्ड करा देना। जिसके थ्रू हुआ है मर्डर, उसका भी सारा फोन सब ट्रैक करना पड़ेगा सर। वही तो है, उसकी सीरियस कॉल डिटेल रिपोर्ट आप तो समझ रहे हैं, वो लगेगी, उसमें 1-2 दिन 4 दिन समय लगता है, आएगी, उसको हम एनालाइज करेंगे कहाँ क्या बात हुई है, क्या हुई है। उसके बाद भैया का फ़ोन का भी एनालाइज होगा, इसको सारे काम होंगे। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एकदम से नहीं हो सकता कि आप बोलो अभी खड़े हो और अभी कर दो, ऐसे नहीं है। ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। जो टेक्निकल चीज़ें वो टेक्निकल तरीके से होंगी, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एविडेंस आएगा हम कार्रवाई कर देंगे, बस ये निश्चिंत हो जाइए वकील साहब में। सबसे देखिए जो प्रोसीजर है वो ऐसे चलेगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एविडेंस आएगा हम कार्रवाई कर देंगे, बस ये निश्चिंत हो जाइए वकील साहब में। सबसे देखिए जो प्रोसीजर है वो ऐसे चलेगा। हंसी आती है। हमने तो कई बार कहिए, मैं झारखंड के पुलिस के क्रियाकलाप पे उंगली उठाता रहा हूं, लेकिन आप देखिए जो चमकते शहर हैं उसकी पुलिसिया अंदाज देखिए। मैं पूछना चाहता हूं गुरुग्राम पुलिस को कि क्या हरियाणा के भी किसी बच्चे के साथ, किसी जुआ के साथ एक घटना घटी होती तो आपका ही रवैया रहता क्या आप यह कहते कि साक्ष्य मिलने के बाद अरेस्ट करेंगे उस अभियुक्त को जो एकल अभियुक्त है, नेम्ड FIR हुआ है और 302 की धारा लगी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भूदेव और उमेश से जो बातचीत होती है, उस कॉल रिकॉर्डिंग का डिटेल भूदेव गुरुग्राम पुलिस को सौंपती है, जिसमें बार बार उमेश कह रहा है ये मुझे मार देगा, इसने मुझे बहुत पीटा है, ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है अभिषेक शर्मा। क्या ये साक्ष्य काफी नहीं है? उसकी अरेस्टिंग के लिए क्या ये साक्ष्य काफी नहीं है? DCP साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक उमेश नहीं मरा है, एक परिवार मरने वाला है, एक परिवार बिखरा है, और झारखंड और बिहार के जुआओं को आप अपने शहर में आने से रोकने का बैरियर लगा रहे हैं। आप डरा रहे हैं हमें कि तुम जाओ वहीं खुश रहो, मत आओ हमारे शहर में, क्योंकि हमारा शहर इतना गंदा है, हम इतने असंवेदनशील हैं, हम फिजूल के तर्क देते हैं, हम ऐसे जघन्य हत्या पर भी तर्क ढूंढ रहे हैं कि साक्ष्य मिलने पर हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। साहब, अभिषेक शर्मा को आप छोड़े हुए हैं, क्या वो साक्ष्य अगर कुछ होगा भी तो मिटाएगा नहीं? और ये साक्ष्य काफी नहीं है जो कॉल रिकॉर्डिंग आपको मृतक का मिला है? तज्जुब है मुझे, आपकी संवेदना पे शर्म आती है मुझे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी मानवता है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो ये भूल जाएं कि अभिषेक शर्मा किस पद वाले पुलिसकर्मी का बेटा है। वो एक अपराधी है। अगर उसने अपराध किया है और उसके खिलाफ साक्ष्य है और उस पर नेम्ड FIR है तो अभियुक्त है वो, उस अभियुक्त को अरेस्ट कीजिए, फिर जितनी छानबीन करनी हो आप कर लें। ये हम भी कहेंगे
कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसे फिजूल में सजा ना मिले, लेकिन कोई गुनहगार बचे भी नहीं। और मैं झारखंड बिहार के अपने नौजुवकों और युवकों से बात करना चाहता हूं कि भाई, जितनी परिश्रम तुम ऐसे चमकदार शहरों में जाके करते हो ना, इतनी परिश्रम अगर तुम अपनी मिट्टी के सुगंध के साथ रह करके करोगे तो जीवन ज्यादा संवर जाएगा। पान की गुमटी खोल लो, चना बेचो, लेकिन अपनी जमीन पे रहो, अपनी मिट्टी की महक के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रहो। आखिर किस लिए कमाते हो, किस लिए कमाना चाहते हो? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ना, अपने बच्चों की परवरिश के लिए ना। मैं कहता हूं थोड़ी सी कम कमाई हो जाएगी, चलेगा, अपने लोगों के साथ रहो, यही मेहनत करो। और मैं झारखंड बिहार के सरकारों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं, सारे संसाधन है भाई, इतनी खनिज संपदा है, नीतियां बनाओ, लोकल रोजगार दो यहाँ के युवाओं को। क्यों आपके युवा भटक रहे हैं दूसरे के शहरों में उसकी सेवा और सुसुरवा के लिए? क्यों आप अपने युवकों को खोते जा रहे हो? ऐसी घटनाएं तो अमूमन होती रही हैं, लगातार हो रही है, रोज हो रही है, हम कब सीखेंगे? और मैं बता दूं कि जो हमारे भाई विवाह वगैरह करके बच्चों को छोड़ करके, बीवी को छोड़ करके बाहर जाते हैं ना, उसका परिवार सही नहीं रहता, बिखर जाता है वो परिवार। बच्चे गलत राह में चले जाते हैं, कभी कभी पत्नियां गलत राह में चली जाती हैं, क्या करेंगी? तो सोचना पड़ेगा हम सभी को, खास करके सरकारों को, जो हमारे युवकों को हाथ में काम नहीं दे पा रहे, और हमारे युवा दूसरे शहरों में मजदूरी करने के लिए भटक रहे हैं, मर रहे हैं। मेरा निवेदन होगा, जाना आना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा संसार घुमाओ, लेकिन अपनी मिट्टी की महक के साथ रहो और कभी स्वाभिमान से सौदा मत करो। ऐसी परिस्थिति ना आवे कि हम दूसरे के चाकरी में लग जाएं और वो मेरा सम्मान भी ना रखे। आप सोच सकते हो कि जिस नेम्ड एफआईआर के बाद भी ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो आप समझिए कि ऐसे शहरों में हम झारखंड और बिहार के युवकों की कितना सम्मान है, कितना वैल्यू है। हम उसके कौड़ी के समान भी नहीं है। वो हमारी मौत का भी कोई गरज उसको नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई फिक्र नहीं है। उसके लिए आम बात है। उसको लगता है कि ये झारखंड बिहार के युवा आते ही इसी के लिए, मर गया तो क्या हो गया। उसे नहीं पता कि ऊपर में एक मेन स्विच भी है, ईश्वर है कि सब कुछ देख रहा है। और एसएचओ साहब और डीसीपी साहब, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि ऊपर वाले से डरिए, संवेदना जगाइए अगर आप इंसान हैं तो। और ऐसे घटनाओं पर भी अगर अभियुक्त की गिरफ्तारी आप नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको सजा नहीं दिलवाते हैं, तो फिर आपकी वर्दी का वैल्यू क्या हुआ? आपने वर्दी पहना ही क्यों? इसलिए मेरा निवेदन है साहब कि हमारे मिट्टी का एक लाल गया है। आपसे निवेदन है, मैं खट्टर साहब से भी निवेदन करता हूं, मैं खट्टर साहब से भी गुजारिश करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करता हूं कि उमेश राम सिर्फ जमुआ, गिरिडीह और झारखंड का बेटा और झारखंड का लाल नहीं, उस देश का लाल था, जिसने अपने 3 बच्चों को छोड़ करके, अपनी पत्नी और माँ बाप को छोड़ करके चला गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में दोषियों पे कार्रवाई भी ना हो तो कानून पर विश्वास कैसे रहेगा, व्यवस्था पे विश्वास कैसे रहेगा? इसलिए मेरा आपसे पुनः गुजारिश है कि आप दोषी पे कार्रवाई करके एक नजीर पेश करें कि हाँ, कानून जिंदा है, हाँ, व्यवस्थाएं जिंदा है, हाँ, हम झारखंड और बिहार के युवा सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन सुरक्षित नहीं रहने के बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो दोषियों को सजा होगी, ताकि ऐसे मन बढ़े लोगों का मन और ना बढ़ जाए, ऐसी हत्याएं और ना बढ़ जाए। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप इस पे गंभीरता से सोचेंगे जरूर। और पुनः निवेदन है अपने झारखंड और बिहार सरकार से कि आप अपने युवाओं को सुरक्षित रहने का, सुरक्षित काम देने का, अपने राज्य में काम देने का, आपके मानव संसाधन है ये, क्यों बाहर भेजते हैं, क्यों बाहर जाने देते हैं? क्या कमी है आपके यहाँ?
सारे संसाधन तो है, इतने खनिज संपदा है, आप कई फैक्ट्रियां चला सकते हैं, खेतों में लोगों को काम दे सकते हैं। थोड़ी सी सहूलियतें मुहैया कर दे तो लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।